नमस्कार। कभी सोचा है कि संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा इतनी सटीक और वैज्ञानिक कैसे है? इसकी सारी खूबी छिपी है इसकी नींव में, इसकी वर्णमाला में। तो चलिए आज इसी वर्णमाला को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। किसी भी भाषा को ना एक संगीत की तरह समझिए, और उस संगीत के जो सुर होते हैं वो होते हैं उसके अक्षर। तो आज हम संस्कृत के उन्हीं मूल सुरों, उन ध्वनियों को समझने वाले हैं जिनसे ये खूबसूरत भाषा बनती है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि संस्कृत में मूल ध्वनियां होती कैसी हैं। फिर हम इन ध्वनियों के दो परिवारों से मिलेंगे, स्वर और व्यंजन। इसके बाद देखेंगे कि ये आपस में जुड़कर अक्षर कैसे बनाते हैं, और आखिर में इन अक्षरों से सार्थक शब्द बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पूरी संस्कृत वर्णमाला, सब कुछ बस दो तरह की ध्वनियों पर टिकी हुई है। अगर ये दो तरह की ध्वनियां समझ में आ गई ना, तो समझिए कि पूरे सिस्टम की चाबी हाथ लग गई। संस्कृत के अक्षरों को कहते हैं वर्णाः, और ये दो बड़े परिवारों में बटे हैं। सोचिए, हम एक दीवार बना रहे हैं, तो पहले आएंगे स्वराः, यानी स्वर। ये उस दीवार की नींव के मजबूत पत्थर हैं। और फिर आते हैं व्यंजनानि, यानी व्यंजन, जो उन नींवों पर लगने वाली ईंटों की तरह हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक की, स्वर। इनको आप भाषा की इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर आवाजें मान सकते हैं। अच्छा, तो ये स्वर आखिर है क्या? ये एक ऐसी शुद्ध ध्वनि है जिसे बोलने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई कहता है अ या ई, तो ये आवाज अपने आप में पूरी है, बिना किसी सहारे के। इसीलिए तो इन्हें किसी भी शब्द की आत्मा कहते हैं। ये अकेले खड़े हो सकते हैं। ये हैं संस्कृत के मुख्य स्वर। चलिए इनको बोल कर देखते हैं। पहले छोटी यानी ह्रस्व ध्वनियां, अ, ए, उ। ध्यान दिया कितनी जल्दी खत्म हो गई। अब लंबी यानी दीर्घ ध्वनियां, आ, ई, उ। बस थोड़ा ज्यादा देर तक बोलना है। महसूस हुआ समय का ये फर्क? बाकी के जो हैं ए, ओ, ये इन्हीं मूल स्वरों के मेल से बने हैं। अब बारी है हमारे दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक की, यानी व्यंजनों की। अब ये स्वरों की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। व्यंजनों को अपनी आवाज सुनाने के लिए हमेशा एक साथी की जरूरत पड़ती है। ये बात सबसे जरूरी है। एक व्यंजन अपने आप में एक आधी ध्वनि है। जरा बिना किसी स्वर के क बोलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक हवा का झोंका है जो गले में ही रुक जाता है ना? ये एक पूरा अक्षर तभी बनता है जब कोई स्वर आकर इसमें जान डालता है। और ये जादू देखिए यहाँ। ये आधी रुकी हुई सी आवाज क जब मिलती है इस खुली और आजाद आवाज आ से, तो बन जाती है एक पूरी सुनाई देने वाली ध्वनि क। संस्कृत के सारे व्यंजन इसी एक नियम पर काम करते हैं। और यहां एक बहुत ही शानदार बात है। संस्कृत के ज्यादातर व्यंजन ऐसे ही बिखरे हुए नहीं हैं। उन्हें 5 लॉजिकल ग्रुप्स यानी वर्गों में बांटा गया है। हर ग्रुप का नाम इस बात पर है कि मुंह में वो आवाज कहां से पैदा हो रही है। गले के पीछे से क वर्ग शुरू होता है और होठों पर प वर्ग पर खत्म होता है। ये तो जैसे हमारे मुंह का एक साउंड मैप हो। इन 5 मेन ग्रुप्स के अलावा कुछ और ध्वनियां भी हैं जो इस सिस्टम को पूरा करती हैं, जैसे अंतस्था, जो स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं है। फिर हैं ऊष्म वर्णाः, जो हवा की रगड़ से पैदा होते हैं। और 2 खास निशान, अनुस्वार और विसर्ग, जो अपने से पहले आए स्वर की आवाज को थोड़ा बदल देते हैं। तो अब हमारे पास दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्वर भी और व्यंजन भी। अब असली मजा आएगा इनको जोड़ने में। इस हिस्से में हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर असल अक्षर कैसे बनाते हैं, जिनसे शब्द बनते हैं। संस्कृत को पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर बार व्यंजन के बाद पूरा स्वर लिखने के बजाय संस्कृत एक तरह का शॉर्टकट इस्तेमाल करती है, एक छोटा सा निशान जिसे मात्रा कहते हैं। हर स्वर की अपनी एक यूनिक मात्रा होती है जो व्यंजन से जुड़ जाती है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हमारा व्यंजन है क। जब आ की मात्रा जुड़ी तो बना का। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगी तो बना की। ई की मात्रा बाद में लगी तो बन गया की। ऊ की मात्रा नीचे जाकर कू बनाती है और ऊ की मात्रा कू बनाती है। एक बार किसी ने एक व्यंजन के लिए ये पैटर्न सीख लिया ना, तो ये लगभग सब पर लागू होता है। अब कुछ और भी दिलचस्प देखते हैं। क्या होता है जब 2 व्यंजन एक साथ आ जाएं और उनके बीच कोई स्वर न हो? तब वो आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। इसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये एक बहुत आम संयुक्त व्यंजन है। हम लेते हैं आधी ध्वनि क और आधी ध्वनि श,
और जब ये मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया कैरेक्टर और एक नई साउंड बन जाती है, क्ष। ये आवाज हमें कक्षा या रक्षक जैसे शब्दों में मिलती है। बिल्कुल वैसे ही आधी ध्वनि त, जब आधी ध्वनि र से मिलती है तो बनता है त्र। ये आवाज पत्र या मित्र जैसे शब्दों में मिलती है। और ये एक और बहुत जरूरी संयुक्त व्यंजन है। आधी ध्वनि ज जब मिलती है नासिक्य आधी ध्वनि य से तो एक यूनिक साउंड बनती है ज्ञ। ये वही ध्वनि है जो ज्ञान शब्द के शुरू में सुनाई देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि पे ऑफ। हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर कुछ मीनिंगफुल, कुछ सार्थक कैसे बनाया जाए, यानी शब्द। देखिए, ये एक सुंदर संस्कृत शब्द है, पंकजम। इसका मतलब है कमल। ये शब्द और कुछ नहीं, बस उन्हीं ध्वनियों का एक कॉम्बिनेशन है जिन्हें हमने अभी अभी सीखा है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कोई भी संस्कृत शब्द हो, उसे उसकी अलग अलग ध्वनियों में तोड़ा जा सकता है। जैसे ये शब्द है रामा। जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये क्या है? बस एक व्यंजन र, उसके साथ स्वर आ, फिर व्यंजन म, उसके साथ स्वर अ, और आखिर में ध्वनि ह। हर शब्द बस इन्हीं ध्वनियों की एक लड़ी है। और यही तो इस वर्णमाला की असली ताकत है। इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से हम राष्ट्रम जैसा मॉडर्न आइडिया भी बता सकते हैं, और संगणकम यानी कंप्यूटर जैसा शब्द भी बना सकते हैं, और साथ ही ब्रह्म यानी परम तत्व जैसे गहरे फिलॉसफिकल आइडियाज को भी जाहिर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इतना सटीक है कि पुराने और नए हर तरह के विचार को साफ साफ बता सकता है। तो अब जब हमने वर्णमाला का दरवाजा खोल लिया है, तो असली सवाल यह है कि इन अक्षरों के पीछे कौन सी कहानियां, कौन सा ज्ञान, कौन सी दुनियाएं छिपी हैं जो अब सामने आएंगी। सीखने का ये सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।